Hello students, welcome back once again to your online video classes. So students, today we are discussing about the new chapter of standard 12 mathematics, that is probability. Okay, so this is one of the most interesting chapter of a standard 12 mathematics. So before going to start the chapter probability, okay, first we have to know some concept about that probability. सो फॉर दैट मैंने यहाँ पे बच्चों जो जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का उसको मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है ताकि आगे जाके छोटा छोटा जो टर्म्स होता है उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो तो स्टार्टिंग करते हैं छोटा छोटा टर्म से ही, ठीक है। लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इज अवर कंटेंट and in that content we'll discuss about the concept of conditional probability, that is our standard 12 concept, okay। बट वो जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या होता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। The first comes the probability. It is a branch of mathematics in which the chance of an event, एक इवेंट का चांस हैपनिंग इज असाइंड ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट प्रेडिक्ट्स हाउ लाइकली दैट इवेंट इज टू अकर, ठीक है। उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कितना चांस है कि इवेंट का कितना होता है, कितना उसका पॉसिबिलिटी रहता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो कि हमने 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम बस स्टैंडर्ड 12 में पढ़ने वाला है। फिर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स में नॉट बी सेम इवन इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन आइडेंटिकल कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है ना, इन विच द आउटकम्स में नॉट बी सेम इवन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन आइडेंटिकल कंडीशन। उसका आउटकम सेम नहीं हो सकता है लेकिन हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक टॉसिंग ए कॉइन is a random experiment because if we toss a coin in identical condition outcomes may be head or tail, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है लेकिन हम एक्सपेरिमेंट हमने कॉइन को टॉस कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया मेरा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। नाउ कम्स द आउटकम्स। आउटकम्स मतलब जो निकलता है, आउटपुट जो वैल्यू निकलता है। एंड आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। जो हम रिजल्ट, हम कुछ एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करें उसी का जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। देन कम्स द सैम्पल स्पेस। ए सैम्पल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं टोटल आउटकम्स को गिन के उसको सेट के फॉर्मेट पे रख देता हूँ तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। देन इवेंट। एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। एक इवेंट वो सैम्पल स्पेस जितना निकलेगा वहाँ से एक सबसेट उठा लेंगे तो दैट विल बिकम एन इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड देन दैट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, that concept is given by probability of an event will be given by number of possible event whole divided by number total event, that is the sample space, number of sample space. So n of e by n of s will get the probability of an event e. So these are the concept: probability, random experiment, outcome, sample space, event, and theoretical probability. Now comes the topic which we are going to study about in standard 12 mathematics. So the topic name is conditional probability, okay बच्चों। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, ये पूरा नया है हमारे लिए। तो टिल नाउ इन प्रोबेबिलिटी वी हैव डिस्कस द मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमने जो अभी तक पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में, टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमने पढ़ा था। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हमने स्टैंडर्ड 11 में भी डिस्कस किया था, ठीक है। बट इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स, वहाँ पे हम एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हमको 2 इवेंट दिया जाएगा, ठीक है, बट इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स फ्रॉम एन सेम सैम्पल स्पेस, सेम सैम्पल स्पेस होगा लेकिन 2 इवेंट हमको दे दिया जाएगा, and the information about the occurrence of one of its event affect the probability of other event। एक इवेंट का occurrence अदर इवेंट को अगर वो क्या कर रहा है, इफेक्ट पका रहा है, अफेक्ट
दे रहा है और इफेक्ट डाल रहा है, तब वो टाइप का प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक इवेंट के ऊपर और एक इवेंट भारी पड़ेगा, मतलब एक इवेंट हुआ होगा और एक इवेंट होने वाला होगा, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा पहला प्रीवियस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था, उसके बाद ही हम जाएंगे स्टैंडर्ड 12 के कॉन्सेप्ट में, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ पहले। कॉन्सेप्ट समझने के बाद, सब समझने के बाद मैं एक डेफिनेशन दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा क्लियर हो जाओगे अबाउट दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे कैसे ये हम निकालते हैं, लेट्स ट्राई, और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू टेक एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने एक लिया है लाइक टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। तो एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया। ठीक है, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, दैट इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस विल बी हाउ मच? 4। ऑब्वियसली सैम्पल स्पेस क्या क्या आएगा, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? तो पॉसिबिलिटीज विल बी लाइक हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन वी टॉस ए कॉइन ट्वाइस। द पॉसिबिलिटीज विल बी हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है ऑब्वियसली। सो दीज आर द सैम्पल स्पेस। ओके, सो लेट्स टेक सम इवेंट्स। अभी कुछ इवेंट लिखते हैं, मैं 2 इवेंट, अलग अलग इवेंट, कोई भी इवेंट ले सकते हैं हम, एनी 2 इवेंट ले रहे हैं, रैंडम इवेंट्स। लाइक ई विल बी द इवेंट हैविंग एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, एफ विल बी द इवेंट हैविंग एटलीस्ट 1 हेड। तो मैंने बोला था इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, तो यहाँ से ही एग्जैक्टली 1 हेड हमारा निकाल सकता है, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ में से ही कुछ मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस जो होता है वो टोटल सेट में हम कंसिडर करते हैं, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स को अगर हम उठा लेंगे तो उसको हम इवेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 इवेंट मैंने कंसिडर किया, रैंडम इवेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा ये वाला इवेंट लेंगे, रैंडम इवेंट हमने कंसिडर किया, ई इक्वल टू एग्जैक्टली 1 हेड, एफ विल बी द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है बच्चों, तो एग्जैक्टली 1 हेड कितना मिल सकता है? एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड होगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो एक ही हेड वाला पॉसिबिलिटी कौन सा है? आइदर हेड टेल या फिर टेल हेड। तो एच टी टी एच, क्योंकि टी टी में तो हेड नहीं है और एच एच में 2 हेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज विल बी एच टी एंड टी एच। एग्जैक्टली 1 हेड का पॉसिबिलिटी हो गया एच टी एंड टी एच। ठीक है, इवेंट टी। इवेंट एफ क्या था बच्चों? एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ये ध्यान में रखना। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों टर्म प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो एटलीस्ट 1 तो है यहाँ पे, तो इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एच टी 1 है, यहाँ पे एच टी 1 है, टी टी में नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या क्या मिला मुझे? एच टी, टी एच एंड एच एच। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होना, ये एच एच लिखा है, तो एच एच कैसे हुआ? तो सर यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, 100 होगा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया एच टी, टी एच एंड एच एच। तो 2 इवेंट का मैंने निकाल दिया पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे एच टी टी एच, यहाँ पे हो गया एच टी टी एच एंड एच एच। ये जो 2 इवेंट हो गया, उसका जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे, हमने ये स्टैंडर्ड 11 में सीखा था। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि एच आइदर हेड आ सकता है, एंड टेल आ सकता है, क्योंकि 2 ही आएगा ना, यहाँ पे और नहीं करेंगे, हम एंड करेंगे, क्योंकि एच एंड टी आएगा। क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट निकाल लें, एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये इंडिविजुअल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी होगा, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। तो एच टी मतलब एच एंड टी, मतलब हेड आएगा एंड टेल आएगा, बोथ ही आएगा ना, इसलिए एच टी लिखा गया। और यहाँ पे टी टेल आएगा एंड एच आएगा, तो यहाँ पे एच एंड टी, यहाँ पे टी एंड एच। तो हमेशा याद रखना, एंड जहाँ पे होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और
मतलब एच एंड टी आ सकता है और टी एंड एच आ सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंड होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, और होगा, मतलब हेड टेल और टेल हेड, यहाँ पे और, ठीक है। तो दैट्स वाई जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे और होगा उसको ऐड करेंगे, ये जितना होगा उसको ऐड करते जाएंगे, लेकिन खुद के अंदर हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हेड का पॉसिबिलिटी कितना हो गया बच्चों, हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 2 है टेल हेड, मतलब उसका पॉसिबिलिटी 1/2, टेल का भी 1/2, यहाँ पे टेल का 1/2, यहाँ पे हेड का 1/2, तो कितना हो गया बच्चों, 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4, 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बिकम 2/4 एंड द आंसर विल बिकम 1/2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे बच्चों एच टी का पहले हमने निकाला प्रोबेबिलिटी, फिर टी एच का प्रोबेबिलिटी निकाला, एच टी का हो गया इंडिविजुअल का निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, बट जब हम एक दूसरे से करेंगे फिर ऐड करेंगे क्योंकि और के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये दो जितना एलिमेंट होगा, अगर 3 होता तो 1/2 1/2 1/2 होता, हेड और टेल अगर होता, और यहाँ पे 2 है तो 1/2 1/2 प्लस यहाँ पे टी का 1/2 एच का 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, द आंसर विल बिकम 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी गिवन बाय 1/2। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ विल बी गिवन बाय, यहाँ पे बच्चों कितना कंडीशन है, एच टी, टी एच एंड एच एच, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच निकालेंगे। तो एच का हाफ, टी का हाफ, प्लस टी का हाफ, एच का हाफ, प्लस एच का हाफ, एच का हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, दैट विल बिकम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बिकम 3/4, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ विल बी गिवन बाय 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 निकला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4। ये हमने इंडिविजुअल कैसे निकालते थे, हमने ये स्टैंडर्ड 11 में भी सीखा था। सो दिस इज द कैप ऑफ योर स्टैंडर्ड 11 प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं इसको पहले थोड़ा सा मतलब आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि कैसे ये 1/2 इंटू 1/2 हुआ और यहाँ पे क्यों प्लस हुआ, ठीक है। ये डायरेक्टली हम करेंगे तब, तो जब ये एच टी एन टी एफ होता है इंडिविजुअल के अंदर वो एंड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और फिर बाकी जितना होगा उसको हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल जितना भी होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी गिवन बाय 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ विल बी गिवन बाय 3/4। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी जो कंडीशनल हमारा मेन टॉपिक है वो क्या होता है एक्चुअली, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई निकालना है, पहला का इवेंट निकालना है, ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब ई का प्रोबेबिलिटी तो हमको निकालना होगा एट द सेम टाइम एफ ऑलरेडी हैज बीन अकर्ड, मतलब एफ ऑलरेडी हो चुका होगा। तो समझो, मतलब बात को समझो और मतलब गहराई को समझो कॉन्सेप्ट का, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे थे वहाँ पे हम बस एक पर्टिकुलर इवेंट का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, जैसे मैंने दिखाया अभी। लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट में हमको 2 इवेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब 2 इवेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। वहाँ पे जो 2 इवेंट प्रेजेंट रहेगा क्वेश्चन में, वहाँ पे जो सपोज ई एंड एफ मैंने 2 इवेंट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई जो इवेंट है वो ऑलरेडी उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, बट एफ क्या करेगा, वो जो एफ इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका होगा, वो क्वेश्चन से पता चलेगा। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा ये कवर होगा। ये लॉजिकल थिंकिंग पावर आपको बढ़ाना है आप लोगों का, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार करने से ही हो जाएगा, एक बार करेंगे रॉन्ग होगा, 5 बार करेंगे रॉन्ग होगा, लेकिन धीरे धीरे एट द एंड जब हम पहुंचेंगे वो अपने आप ही वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी को जितना हम समझेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, उतना ईजी होगा हम लोग को उसका कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए। विजुअलाइज करो खुद को थोड़ा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करो। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 2 इवेंट होगा ई एंड एफ। ई का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना होगा, एफ हमारा ऑलरेडी हो गया होगा, हो चुका होगा, ठीक है। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये हमको निकालना है। गिवन क्या होगा, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब एफ जो होगा सेकंड वाला इवेंट होगा वो ऑलरेडी हो गया होगा। सो इट इज डिनोटेड बाय
पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यहाँ पे एक बाई का सिंबल ऐसे होगा, ई बाई एफ एंड डिफाइंड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दैट इज अ फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको बस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी को हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ डिवाइड करेंगे, विल गेट दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई where the probability where the event f has already been assigned. Clear? तो नाउ अभी फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल हमको क्या मिला था बच्चों, जो मिला था उसी को लेके हम उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछला वाला जो कॉइन को मैंने द टॉसिंग ऑफ कॉइन ट्वाइस हमने किया था, वहाँ पे क्या निकला था, इवेंट ई और एफ नहीं था, इवेंट ई था हमारा एग्जैक्टली 1 है, इवेंट एफ था एटलीस्ट 1 है, तो इवेंट ई का कितना निकला था, एच टी एंड टी एच निकला था, यहाँ पे एच टी टी एच एंड एच एस निकला था। तो ये दोनों इवेंट का अगर ई एंड एफ आर बोथ इवेंट, तो इफ आई फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट ई एंड इवेंट एफ, इंटरसेक्शन मतलब सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेट के फॉर्मेट में है, ये दे आर कंसिडर्ड एज 1 एलिमेंट नॉट 2 एलिमेंट। तो एच टी यहाँ पे भी एच टी है, यहाँ पे टी एच, यहाँ पे एच टी है, यहाँ पे एच टी है, यहाँ पे टी एच है, यहाँ पे भी क्या है टी एच है। तो एच टी एंड टी एच विल बी द इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारा एच टी कॉमा टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ विल बी गिवन बाय एच टी है, तो इंडिविजुअल में मल्टीप्लीकेशन कॉमा में प्लस, तो हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है। तो 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बिकम 2/4 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 1/2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया हमारा 1/2। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे मैंने नहीं निकाला है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 दैट विल बिकम 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी गिवन बाय 1/4 कैसे निकला पता चला तुम लोगों को बच्चों, 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/2 इंटू 1/2 1/4 एच इंटू एच 1/2 इंटू 1, तो 1/4 1/4 1/4 विल बिकम 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकला टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकला 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/2 and probability of f is 3/4. After calculating we'll get equal 2/3 will be the answer. Is that clear? So probability of e by f, that is probability of conditional probability of that condition is called as conditional probability. So the probability of e we have to find out and f हैज ऑलरेडी बिन अकर्ड, मतलब एच एटलीस्ट 1 हेड वो हो गया था, लेकिन हमको एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना था एंड इट विल बी गिवन बाय द आंसर 2/3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हम 2-3 मतलब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाओगे आप लोग कि क्या क्या करना है, ठीक है। उसका शॉर्टकट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वैसे करके हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल सकते हैं। तो ई इवेंट ई एंड इवेंट एफ, इवेंट ई का क्या था बच्चों 2 और इवेंट एफ का कितना था 3, तो 2/3 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ऐसे करके भी हम डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड था। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, देखो एच टी एंड टी एच 2 पॉसिबिलिटीज था, 2 टोटल पॉसिबिलिटी था एच टी टी एच एंड एच एच, मतलब एफ का टोटल पॉसिबिलिटी था 3, ई का टोटल था 2, तो दैट विल बी गिवन बाय possibility of E divided by possibility of F, so that will become 2/3। डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम एग्जाम में करेंगे हमको थियोरेटिकल मेथड अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ कमिंग बैक टू सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो द फर्स्ट one comes with the example number 1, like a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? तो बच्चों देखो, given that बोल दिया मतलब at least one of them is a boy, मतलब ये हो गया मेरा F इवेंट, और probability that both the children are boys ये हो गया मेरा
इवेंट ई। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये था पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला है फैमिली अप टू दो बच्चे थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब इसको हम ई लेंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है वो ई होता है, और ऑलरेडी जो गिवन होता है वो एफ होता है। तो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये वाला पहला वाला इवेंट है ई, और दूसरा वाला जो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉय इन देम इज बॉय, दैट इज द इवेंट ऑफ एफ। ठीक है, तो हियर सैंपल स्पेस विल बी, दो ठो चिल्ड्रन है, तो आइदर बॉय बॉय हो सकते हैं, या फिर गर्ल बॉय हो सकते हैं, या फिर बॉय गर्ल हो सकते हैं, या फिर गर्ल गर्ल हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस हो गया। सो लेट द इवेंट्स विल बी ई एफ ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ई एफ लिया है। तो ई में क्या बोलेंगे हमने, बोथ आर बॉयज। तो बोथ आर बॉयज मतलब ऑब्वियसली दोनों बॉयज हो गए, मतलब उससे कौन सा रिलेट करे, बॉय बॉय ही ले सकते हैं, क्योंकि और सब में तो गर्ल्स आ जा रहे हैं। तो इवेंट टी विल बी बॉय, बोथ आर बॉयज, सो द पॉसिबिलिटी विल बी बी बी। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और एफ में क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए। एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम वन बॉय होना चाहिए। तो गर्ल गर्ल को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, दो है तो दो है, पाँच हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एटलीस्ट वन चाहिए था, यहाँ पे भी एटलीस्ट कर रहा है। तो तीन हो जाएगा पॉसिबिलिटीज, बी जी, जी बी एंड बी बी। बोथ बॉयज में बी बी हो गया, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज में बी जी, जी बी एंड बी बी हो गया। ठीक है, अभी सीधा आएंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का कॉन्सेप्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब ई का प्रोबेबिलिटी उसका हमको निकालना है, एफ इज ऑलरेडी बिन अकर्ड। तो द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे पहले, तो ये और ये सेट से, ये सेट के फॉर्मेट में, तो बी बी है यहाँ पे, बी जी, जी बी, बी बी। तो क्लियरली इट इज विजिबल दैट ई इंटरसेक्शन एफ विल बी बी बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 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 है। तो यहाँ पे भी दो चिल्ड्रन है, तो उसका बी का, बॉयज़ का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1/2, और ये बॉय का भी 1/2। तो 1/2 इंटू, और खुद के अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 1/2 विल बिकम 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन विल बी 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बस खाली एफ का निकालेंगे, तो बी का हाफ, जी का हाफ, 1/4, 1/4, 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट विल बिकम 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकला 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकला 1/4। सो ई बाय एफ विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, that is equal to 1/4 divided by 3/4, that will become 1/4 multiplied by 4/3, 4 will be cancelled out, we will get probability of E by F will be given by 1/3, and that will be the answer. And if we are taking the shortcut method also, so here the number of possibilities will be 1, and for the event F the number of possibility will be 3, so the answer will become 1/3. Directly shortcut में हम निकाल सकते हैं, but when we are writing something, so we have to write the steps also. So this is our example number 3 or 4 I think from NCERT. Now coming back to some of the properties of the conditional probability. अभी हम क्या आते हैं बच्चों, थोड़ा properties में आ जाते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या ध्यान देना है हम लोगों को, कि प्रॉपर्टीज में हमको देखना है पहले तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सैम्पल स्पेस बाय एनी इवेंट एफ, तो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय एफ दैट विल बिकम 1, क्योंकि वही सैम्पल स्पेस बाय वही करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेम नंबर हो जाएगा, और सेम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 1 हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हम एफ इंटरसेक्शन एफ बाई एफ करेंगे तो वही सेम निकलेगा ना, मतलब जो ऊपर में होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एंड कट के 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी by f will be probability of a by f plus probability of b by f minus probability of a intersection b by f। ये कहाँ से आया, मेरा सेट थ्योरी में जो था n of a union b will be n of a plus n of b minus n of a intersection b, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, a union b by f equal to probability of a by f, probability of b by f minus probability of a intersection b by f। But when the intersection b is 5, तो intersection b अगर 5 हुआ तो probability of a intersection b will be 0, तो तब ये वाला थर्ड वाला टर्म घट जाएगा, तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ, नॉट ए बाय एफ, इट इज बी बाय एफ। कहाँ गया पेन मेरा, ओके
सॉरी दिस वन इज प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे बी यहाँ पे चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by F. Okay, so when A intersection B is phi, then probability of A union B, A intersection B will be 0. तो ये टोटल 0 हो गया, तो probability of A union B by phi by F will be probability of A by F plus probability of B by F. And the last one, probability of A complement जब हम कर रहे थे वो 11 का था, यहाँ पे E naught by F will be given by 1 by probability of E by F. तो ई नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बाई एफ विल बी 1 से उसको माइनस करेंगे, दैट इज 1 बाई पी वन। बस इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसका एप्लीकेशन इतना यूज नहीं है, फिर भी थोड़ा प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। अभी आते हैं और एक डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल में। यहाँ पे बोल रहा है इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ओके, तो 1000 बच्चे से 430 जो है वो गर्ल्स हैं। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स, वो 430 से 10% गर्ल्स आर स्टडी इन स्टैंडर्ड 12। तो वो 430 से 10% मतलब 430 का 10% मतलब 43 स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच हु आर इन स्टैंडर्ड 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जिसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। तो हमको स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12 एंड दिस इज अवर event E let and given that the chosen student is a girl, तो ये हो गया F। तो ये ऑलरेडी हो चुका था, मतलब स्टूडेंट जो है हमको चूज करना है वो गर्ल है, ये F हो गया गिवन दैट है। और जो हमको निकालना है जिसका प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12, मतलब 1000 बच्चे से 12 मतलब क्लास में पढ़ रहा होगा कोई बच्चे का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज अवर इवेंट ई जो कि हमको निकालना है। एंड दैट इज गिवन दैट द स्टूडेंट इज ए गर्ल, और ये क्या होना चाहिए, वो स्टूडेंट एक गर्ल होना चाहिए। तो वो हो गया हमारा इवेंट F that has already been occurred. So let the E equal to the event that a student in class 11 class 12, ये हो गया मेरे जो निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी F that is that has been already occurred, that is event that randomly choose a student is a girl। और जो रैंडम हम चूज करेंगे वो एक गर्ल होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये F था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F विल बी बच्चों गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फिर 430 गर्ल्स है ना, टोटल नंबर स्टूडेंट 1000, ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल फ्रॉम दैट 1000 स्टूडेंट विल बी 430 by 1000। सो पी ऑफ एफ विल बी 430 by 1000। ओके, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ हमको निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ई में कौन होगा, इवेंट दैट स्टूडेंट इन क्लास 10, तो ये क्लास 12 का मतलब सब बच्चों का है ई सेट, और एफ सेट कौन है, वहाँ पे बस गर्ल है, ठीक है। तो गर्ल मतलब तो अगर हम उसको कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ई में सब स्टूडेंट है स्टैंडर्ड 12 का, बट एफ में क्या है, एक गर्ल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसका जो इंटरसेक्शन यहाँ पे टोटल बच्चे मतलब बॉयज़ गर्ल मिला के, यहाँ पे ओनली गर्ल मिला के, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो ओनली गर्ल्स रहेंगे। फिर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गर्ल्स, तो गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, समझ में आया। यहाँ पे इवेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ओनली क्लास 12 बोला है, मतलब यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली गर्ल्स बोला है, मतलब गर्ल्स होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्लास स्टैंडर्ड 12 गर्ल्स ही निकलेंगे उसका इंटरसेक्शन में। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गर्ल्स, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्लास 12 में कितने गर्ल्स थे, यहाँ पे वो बोला था कि 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो 430 का 10% दैट विल 43, तो 43 बाई टोटल नंबर स्टूडेंट इज 1000। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 43 by 1000, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ जो था मेरा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गर्ल्स ही था, तो क्लास 12 गर्ल का नंबर था 43, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इज 1000, सो द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 43 by 1000। ये हो गया इंटरसेक्शन एफ। ई पी ऑफ एफ निकला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज एक बच्चा ढूंढना है स्टैंडर्ड 12 का बाय एफ, वो जो कि गर्ल होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ हमारा निकला बच्चों कितना 43 by 1000 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकला 430 by 1000, 1000 will be cancelled out, 43 and 430 will be cancelled out, and the answer will become 1 by 10। okay, so दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो ऐसे टाइप का ही करना है तुम लोगों को, तो थोड़ा ध्यान देके करेंगे। कमिंग बैक टू द लास्ट एग्जाम्पल, और बाकी एक दो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, आप लोग खुद ट्राई करना। और नेक्स्ट ये वाला वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। लाइक फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट पार्ट, दैट वन
1 and 2, and the next video will be about the exercise part. But before going to that exercise, first you all should try that exercise 3.2 13.1 बाय योर ओन, खुद से ट्राई करेंगे. अगर नहीं होगा हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को दूंगा. तो इससे पहले जाने के से पहले ये वीडियो को अच्छे से चेक करेंगे. एक बार नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, उसके लिए 2-3 बार चेक करना. चेक करने के बाद ही उसका कॉन्सेप्ट में जाना. ठीक है, लास्ट एग्जांपल में आते हैं. ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स एंड द सम ऑफ ए एंड बी डिफाइंड एज, सम ऑफ ए एंड बी विल डिफाइन 4 ऑन द थर्ड थ्रो में 4 आएगा. बी में क्या 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो ए का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है. गिवन दैट V has already occurred not 3 occurred. ठीक है, find the probability of A where B has already occurred. तो बच्चों सैम्पल स्पेस कितना होगा बताओ ना मुझे. सैम्पल स्पेस ऑफ दैट ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 बार उसको थ्रो किया गया. तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे. तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट बाय यूजिंग द परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट. ऑल्सो परम्यूटेशन पढ़ने से पहले हमने पहले पढ़ा था, परम्यूटेशन में भी निकाल सकते हैं, बट पहला जो कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. उसके दौरान पॉसिबिलिटी है 3, तो 3 बॉक्स बनाएंगे. 3 बॉक्स में 3 टाइम्स किया है वो, तो एक बार में 6. पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, डाई थ्रो करेंगे मतलब 6 होना चाहिए. तो ऑल में 6 6 6, तो 6 into 6 into 6 विल बिकम 216 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके. तो हमारा सैम्पल स्पेस निकला, वो कितना निकला 216 आउटकम्स निकला व्हेन वी थ्रो ए डाई 3 टाइम्स. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 216. आउटकम्स हो गया, तो नंबर ऑफ एस विल बी 216. ठीक है, ये तो हो गया मेरा सैम्पल स्पेस. अभी इवेंट लेना है. इवेंट ए हमने लिया है, तो यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं. तो पहला जो इवेंट है ए इवेंट है, उसमें हमने क्या लिया 4 ऑन द थर्ड थ्रो. तो उसका जो थर्ड थ्रो होगा उसमें 4 होगा, बाकी में कुछ भी होने से चलेगा, लेकिन जो थर्ड थ्रो होगा उसको हम 4 लेंगे. मतलब पॉसिबिलिटी 1 होगा, 4 तो होगा आएगा, लेकिन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, दैट इज 1. परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग. 3 थ्रो है तो 3 बॉक्स बना दिया. थर्ड थ्रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्रो में उसका पॉसिबिलिटी है 1, 4 उसका आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 लिखेंगे मतलब 4 पॉसिबिलिटी हम लिख लेंगे. 4 यहाँ पे बस 4 ही आएगा, वो बोले 4 ऑन द थर्ड थ्रो, मतलब इसका पॉसिबिलिटी हम इसमें लॉक कर देंगे हम एक तो 1, और बाकी ये दोनों में कुछ भी आने से चलेगा. तो 6 into 6, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 आउटकम्स हैविंग 4 ऑन द थर्ड थ्रो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छे से समझेंगे. इवेंट ए में जो था मेरा 4 ऑन द थर्ड थ्रो होने वाला था, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज जब करेंगे, तो फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो थर्ड थ्रो, तो थर्ड थ्रो में हमेशा 4 आएगा. तो हमेशा 4 आएगा मतलब इसको लॉक करेंगे, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 4 आने का. तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 6, तो 6 into 6 into 1 दैट विल बिकम 36 आउटकम्स हैविंग 4 ऑन द थर्ड थ्रो. तो इवेंट ए का जो निकला मेरा आउटकम्स कितना निकला 36 निकला. ठीक है, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट वाला में 4 आएगा. इवेंट बी जब हम निकालेंगे 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, तो वो तो सिंपल से निकल जाएगा. 6 5 मतलब 6 फर्स्ट एंड 5 सेकंड में, मतलब 6 5 1 निकल सकता है, 6 5 2 निकल सकता है, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, इतना ही पॉसिबिलिटी, और बाकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता. दैट्स वाई द इवेंट बी विल बी 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता. तो इसका पॉसिबिलिटी होगा 6 ट्रिपलेट. ओके, यहाँ पे कितना है 36 ट्रिपलेट निकला होगा. यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, बस मैंने रैंडम निकाला है उसको बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. यहाँ पे भी निकाल पाते, लेकिन निकल गया इसलिए 6 तो निकाल दी. अभी उनका इंटरसेक्शन हमको लेना है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब निकालेंगे तो ईच का कितना होगा बच्चों 6. वहाँ पे हम बॉय गर्ल था तो 1/2 कर देते, हेड टेल था तो 1/2 कर लेते, लेकिन यहाँ पे कितना होगा टोटल डाई में कितना नंबर्स हो गया 6,
बट 6 का पॉसिबिलिटी कितना है 1/6। मैं अगर बोलूँ कि एक डाई को हमने थ्रो किया तो 6 का पॉसिबिलिटी कितना है 1/6। 5 का पॉसिबिलिटी कितना है 1/6। 1 का पॉसिबिलिटी कितना है 1/6। तो 1/6 इंटू और इंडिविजुअल के अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 दैट विल बिकम 1/216। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो इसके लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकाले जब, तो वो निकला 1/216। तो इसका भी वैसे 1/6 1/6 1/6 1/216 1/216 1/216 6 टाइम्स हम लिखेंगे, तो 1/216 प्लस 6 टाइम्स को ऐड करेंगे तो हो गया वो 6/216 कट डाउन विल गेट 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट विल बी गिवन बाय 1/36, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी तो हमको नहीं निकालना होता ना, हमको बस बी का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है जो दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1/36। कैसे निकला पता चला, ये 6 तो निकला था, उसका इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 1/6 1/6 1/216, ऐसे 6 तो है तो 6, तो 6 इंटू दैट विल बिकम 6/216 दैट विल बिकम 1/36। अभी इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का, इवेंट ए और इवेंट बी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहाँ पे तो मेरा लिखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो एक हिंट दिया है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बस देखो कहाँ पे 4 है उसको ही उठा दो, तो यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पे कि लास्ट वाला डिजिट में 4 है और कहीं पे भी ये 5 रो में नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन कौन सा होगा 654। यहाँ पे तो आ जाएगा ना 654 आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 654 एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि और कहीं पे भी लास्ट में 4 नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन देखना है तो 4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक में आएगा 654 में ही आएगा। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी द आउटकम शुड बी 654 ओनली। क्यों हुआ पता चला, यहाँ पे लास्ट में बोला था 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो यहाँ पे 36 आउटकम्स में से एक नंबर हो सकता है 3654, लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए वो, तो यहाँ पे जब हम सर्च किए लास्ट वाला 4 तो यहाँ पे एक ही निकला लाइक 654, तो ये 654 यहाँ पे भी हो सकता है कहीं पे भी, तो ये इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट मिला 654, तो एक ही एलिमेंट मिला 654 ए इंटरसेक्शन बी। बट उसका प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, इंडिविजुअल का निकालेंगे, तो 6 का हो गया 1/6, 5 का 1/6, 4 का 1/6, दैट विल बिकम 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 दैट विल बिकम 1/216. The probability of A intersection B will be 1/216 and probability of B will be 6/216, that will become 1/36. ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अभी बस डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। उससे जाने से पहले फिर से थोड़ा सा मैंने समझा दिया यहाँ पे कि कैसे निकलता है। तो सो नाउ हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/6 1/6 1/6। कैसे निकला 654 था मेरा आउटकम, तो 6 का 1/6, 5 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, तो मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 1/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा निकला था 6/216, वो भी कैसे निकला था 6 तो था और एक का 1/216, तो मल्टीप्लाई किया तो 6/216 दैट विल बिकम 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B is 1/216. So probability of A by B will be given by probability of A intersection B whole divided by probability of B. So probability of A intersection B will be, यहाँ पे हमारा निकला 1/216 by probability of B is 1/36. After solving we'll get 1/6 will be our answer. Okay, so probability of A by B will be 1/6. So this is all about your conditional probability where event E or event E, we have to find out the probability of event E and that if the second event has already been occurred, मतलब वो हो चुका होगा बट हमको पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो कैसे निकालते, दीज आर द कंडीशंस ऑफ and the whole concept is said to be conditional probability. Okay, so बच्चों आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुआ बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा, तो उसका नोट्स बना दो और एक बार में नहीं समझ में आएगा मुझे डेफिनेटली पता है, तो उसको और एक बार ट्राई करना देखने के बाद अगर कहीं पे भी अगर सिली डाउट हो रहा है उसका एनसर्कल करके रखना, नेक्स्ट हम जब लाइव क्लास लेंगे तब हम उसको डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बट मैं प्रीफर करूँगा एनसीईआरटी का और जो बाकी 2-3 प्रॉब्लम है एग्जाम्पल है उसको ट्राई करो खुद से, अगर नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्राई करना ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने लेंदी हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं 2 पार्ट में किया हूँ। फर्स्ट वन इज फॉर द कॉन्सेप्ट पार्ट, कंटेंट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट जो कि ये वाला वीडियो में था। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.2
13.1 पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद एग्जाम्पल करो, और एग्जाम्पल करने के बाद 13.1 खुद से ट्राई करना है। एक बार दो बार ट्राई करो, रॉन्ग होगा, लेकिन रॉन्ग होने से ही जब तक लॉजिक आ जाएगा ब्रेन में, क्रिटिकल थिंकिंग पावर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा परेशानी हमको नहीं होगा उसको कवर करने में और समझने में, ठीक है। एक दो बार करो, रॉन्ग होगा, रॉन्ग होने से ही वो राइट होगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।